आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है। आयुर्वेद विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने अथवा उसका शमन करने तथा आयु बढ़ाने से है। इस प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली से देश दुनिया में यूं तो अनेकानेक वैद्याचार्य चिकित्सा कर रहे हैं, पर वर्तमान समय में कोलकाता के वैद्य श्री राधे श्याम श्रीवास्तव की कोई सानी नहीं है। पिछले 38 सालों से आयुर्वेद के सिद्धांत और प्रयोग में लगे श्रीवास्तव जी बीएससी बायो BAMS CU से किए हैं। 17 मार्च 2017 में उनकी पुस्तक आयुर्वेद के सिद्धांत एवं प्रयोग का विमोचन तत्कालीन पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने किया था। बिहार के राज्यपाल से राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी, गिरीशानंद जी महाराज सहित अनेकानेक लोगों ने उनकी पुस्तक के लिए उन्हें शुभेच्छा और शुभकामनाएं दी है। युवा शक्ति ने वैद्यराज राधे श्याम श्रीवास्तव जी का साक्षात्कार लिया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोमा, युवा शक्ति समाचार, हर खबर पैनी नजर। आप सबको का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स हैं और प्रसिद्ध वैद्य आचार्य जी, जिनका नाम है राधे श्याम श्रीवास्तव जी। आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में। आयुर्वेद एक हमारे देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। वैसे तो इसे चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना गया है, लेकिन यह चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि यह हमारी लाइफ स्टाइल है। यह जीवन जीने का एक सुचारू रूप से एक हमारा पथ है, जो हमें पथ प्रदर्शन करता है और जीने का अच्छा मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें बहुत सी जानकारियाँ हमको ऐसी मिलती हैं जिससे हम अपनी दिनचर्या से लेकर के ऋतुचर्या सभी चीज़ों को समाहित करके अपने को स्वस्थ रखने का विधान बना करके चलते हैं। इसमें आयुर्वेद का जो मूल रूप से 2 उद्देश्य कहा गया है, इसमें जो है पहला उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कही गई है। दूसरा उद्देश्य है रोगी के रोगों का निदान। अगर रोग हो गया है तो उसकी चिकित्सा तो जरूरी है, तभी वह स्वस्थ होगा, नहीं तो विशेष परेशानी उसको खड़ी हो जाएगी। प्रश्न उठता है कि आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद की जो परिभाषा हमारे शास्त्रों में वर्णित की गई है, उसमें कहा गया है कि हिताहितम सुखम दुखमायुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात इसमें 4 तरह की आयु हमारी बतलाई गई है। जितने समय तक हम जीवित रहते हैं, इसमें 4 तरह की हमें विधियों से गुजरना पड़ता है। अब उसमें क्या है? हितकर आयु, अहितकर आयु, और इसके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, इसका जिस शास्त्र में वर्णन आया है उसको आयुर्वेद का नाम दिया गया है, व्याख्या किया गया है। अब इसके द्वारा हम समय पर उपचार करके पथ्य परहेज के माध्यम से हम अपने को स्वस्थ रखते हैं। आधुनिक युग में आपको क्यों लगता है कि ये लुप्त होते जा रही है? आयुर्वेद की लुप्त की बहुत बड़ी कहानी है। इसमें कई एक फैक्टर आए हैं। आयुर्वेद बहुत ही प्राचीनतम हमारी चिकित्सा पद्धति है और हमारे जीवन का सिद्धांत है। अब इसमें जो चीज़ें आई हैं आयुर्वेद के, जो संकट का उपस्थिति करना पड़ा है, वो ये है कि आयुर्वेद प्रकृतिवाद को फॉलो करता है। इसमें जो है हम शरीर को एक साधना मानते हैं। शरीर साधनों के लिए नहीं है, शरीर साधना के लिए है। अब ये साधना जो है हमारी कैसी है? इसमें जो है हमारा जो शरीर का एक धर्म है, गुण है, उस गुण के ऊपर जो है यदि हम नहीं विचार करेंगे और उसका लाभ नहीं उठाएंगे, हमारी इंद्रियों का
एक अपना कार्य है, और यदि वो कार्य नहीं करेंगे तो उनकी जो है क्षमता घटेगी, दिनों दिन घटेगी। आयुर्वेद में ऐसी चीज़ों का जो है पालन करने का विधान बताया गया था। इसका जो प्रथम अध्याय, आयुर्वेद शास्त्र के ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे तो इसके प्रथम अध्याय जो है क्या है, स्वस्थ वृत्त से आरंभ हुआ है। और स्वस्थ वृत्त की प्रथम जो है लाइन शुरू हुई है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान बतलाया गया है। अब इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ ही जो है हमारी क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं स्वस्थ वृत्त की। उसके बाद जो है बतलाया गया है स्वस्थ वृत्त में कैसे कैसे हम करें। पहले शौचादि कर्म से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद जो है दंत धावन की क्रिया बतलाई गई है। अब दंत धावन की क्रिया में देख लीजिए क्या है कि कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का प्रयोग करके दंत धावन करते थे। इसमें दातून का प्रयोग प्राचीन काल में होता था। अब ये जो दातून 12 अंगुल की जो दातून होती थी, बहुत बड़ी चिकित्सा हमारी कर देती थी। ये कटु तिक्त कषाय जो रस प्रधान युक्त ये दातून होती थी, इससे हमारे कटु द्रव्यों के द्वारा जो शोधन होता था, सफाई होता था। तिक्त द्रव्यों को हम अपने शरीर में स्थापित नहीं कर सकते, उसको निकाल, तो वह अपने साथ जो है विजाति द्रव्यों को शरीर के अंदर विचार होते थे, उनको वो बाहर करके निकालते थे। अब इसके द्वारा हमारा जो है मुख के समस्त भागों का शोधन होता था और ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब हो करके वह रस जो है ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में संचरण होता था और वह सफाई करता था उसके माध्यम से। तो हमारी कई एक रोगों का शमन हो जाया करता था। आप आज देखिए कि हमारे यहाँ पूरे विश्व में 4 तरह की प्रमुख व्याधियों का उपद्रव विद्यमान हो गया है। उसमें एक है मधुमेह, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा थायराइड, चौथा जो है हमारे यहाँ कई तरह के ब्लड प्रेशर लो भी हो सकते हैं और हाई भी हो सकते हैं। तो ये जो 4 तरह की व्याधियों से हमारा विश्व आज आक्रांत हो रहा है, उसमें ये इस जो दातून की जो पद्धति थी हमारे यहाँ, वह बहुत ही कारगर पद्धति थी जिसको अपनाया गया था और उसके द्वारा रोग मुक्ति होती थी और रोग से हमारी जो बचाव होती थी, सुरक्षा होती थी। जो सुरक्षा ही जो है, रोगों की सुरक्षा करना, रोग से हमको बचाना, यह आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। और आयुर्वेद जो है इस धरती के ऊपर लाया ही गया था दीर्घ आयु के लिए, दीर्घ समय तक हम जीवित रहें और स्वस्थ बने रहें। इसी के लिए आयुर्वेद को धरती के ऊपर जो है ऋषि भरद्वाज के माध्यम से यहाँ लाने का प्रयास हुआ था और हमारे ऋषियों के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था, उनके शिष्यों के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। अब ये आगे चलते चलते जो है इसमें तमाम तरह की परेशानियां खड़ी होने लगी। बाद में कई तरह के शासन प्रशासनों के द्वारा भी जो है इसमें संकट उपस्थित हुआ और धीरे धीरे जो है आयुर्वेद को आसान, एक तरफ आसान होते हुए, क्योंकि यह प्रकृति की बात करता है और इस प्रकृति के बात में जो है सब चीज़ सुलभ है, सब चीज़ साधनों से हमारी जो है ये है। लेकिन हमको जब प्राकृतिक साधनों का उपयोग हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि आयुर्वेद के द्वारा जो है क्या परेशानी हुई। आयुर्वेद में जो है रोगी की चिकित्सा होती है। अंतर की जो बात कही गई है, आयुर्वेद में जो है क्या अंतर है अन्य चिकित्सा पद्धतियों से, तो आयुर्वेद में जो है रोगी की चिकित्सा होती है और अन्य पद्धतियों में जो है रोग की चिकित्सा। तो ये रोग है ये दवाई है, ये रोग है ये दवाई है। लेकिन अपने यहाँ आयुर्वेद में जो है रोगी की चिकित्सा इसलिए प्रधान मानी गई है कि रोगी की प्रकृति का विचार करना पड़ता है। रोगी किस प्रकृति का व्यक्ति है, आपको जो है मीठा पसंद है, हमें नमकीन पसंद है, तो यहीं पर हमारी और आपकी चिकित्सा पद्धति बदल जाएगी, दवाइयाँ बदल जाएंगी, औषधियाँ बदल जाएंगी। एक ही औषधि से आप ठीक होंगे, हम उससे नहीं ठीक हो सकते हैं। तो यही मूल कारण है। तो आयुर्वेद में जब तक हम रोगी को नहीं समझेंगे,
रोगी के आहार विहार को नहीं समझेंगे तब तक चिकित्सा आयुर्वेद में कठिन है। और आयुर्वेद जो है चिकित्सक से भी जो है मेहनत खोजता है और रोगी से भी मेहनत खोजता है। जब तक हम इसको जो है विचार नहीं कर पाएंगे, आयुर्वेद में एक एक चीजों का, एक एक द्रव्य का, एक वृक्ष का इतना बड़ा महत्व है। एक एक वृक्ष, पीपल ही देख लीजिए, उसका हार्ट के ऊपर भी असर है, उसका जो है हड्डियों के ऊपर भी असर है, उसका पेट के ऊपर भी असर है, उसके श्वसन क्रिया के ऊपर भी असर है। तमाम जितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे, उसके ऊपर जो है उस एक वृक्ष का जो है अनुभव है और लाभ है। तो अब इसको जो है जब तक हम समझेंगे नहीं ठीक से, एक एक ये हॉस्पिटल है, ये द्रव्य नहीं है, ये हॉस्पिटल है। एक एक हॉस्पिटल आप देखिए, जितने हमारे ऋषि तपस्वी जो है साधना करते थे, बट वृक्ष के नीचे करते थे, पीपल वृक्ष के नीचे करते थे। तो इसका क्या लॉजिक था? इसका लॉजिक यही था कि वो समस्त हॉस्पिटल की जो चिकित्साएं प्राप्त होती थी वो एक वृक्ष के द्वारा हो जाता था। उसके पत्तियों से कुछ उपचार होते थे, उसकी डालियों से कुछ उपचार होते थे, उसके फल से कुछ उपचार होते थे, फूल के द्वारा कुछ चिकित्साएं हो जाती थी। तो रोग मुक्ति का ये साधन होते थे। तो हमारे ऋषि तपस्वी सब जो है अपना आश्रय स्थल और उसी के वृक्ष के नीचे करते थे। ठीक 2 साल पहले, 2 साल तक हम लोग कोरोना महामारी से जूझते रहे। आप ये बताइए कि उस समय आयुर्वेद का क्या योगदान रहा? हमारी कोई भी आवे, उसमें हमको प्राकृतिक जो लाइफ है, जीवन है, उसके द्वारा लाभ जरूर मिलता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ वायु पित्त कफ का ये समायोजन किया गया है, जिसका विचार शरीर के ऊपर हम करते हैं, शरीर में भी करते हैं और प्रकृति में भी देखते हैं। प्रकृति में वायु हमारे शरीर के चारों तरफ जो है सर्व समय विद्यमान है। तो वायु की प्रभाव हमारे ऊपर पड़ ही रहा है। और 12 घंटे सूर्य का प्रभाव, जो सूर्य पित्त का द्योतक है, अग्नि तत्व का द्योतक है, तो सूर्य का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। और तीसरा जो है 12 घंटे हम चंद्रमा कफ का द्योतक है, क्योंकि चंद्रमा शीतल है तो ये कफ का द्योतक है। तो ये तीनों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। ये तीन हमारे प्रकृति के भी रेगुलेटर है और हमारे शरीर के भी रेगुलेटर हैं। हमारा शरीर ये प्राकृतिक है। अब बात रही कि विशेष महामारी के समय में जो है, जो हमारे यहाँ उपचार की क्रिया हुई, देखिए हमारे यहाँ जो ये मसालों का जो प्रयोग है, जो हम करते हैं, उससे हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा बनी हुई है। हल्दी है, अजवाइन है, काली मिर्च है, लौंग है, धनिया है, जीरा है, ये तमाम, कलौंजी है, मंगरेला को देखिए, प्राचीन काल में इतना ऐसा माना जाता था कि यह जो है मौत के अलावा हर प्रकार के बीमारियों के लिए उपयुक्त है। तो हमने जो है प्रयास किया, इनके द्वारा, इन चीज़ों को लेकर के हमने बहुत से लोगों के ऊपर जो है उपचार किया। इसमें पीपल का प्रयोग हमने किया, हमने अजवाइन का प्रयोग किया, हमने हल्दी का प्रयोग किया, हमने घृत कुमारी का भी प्रयोग किया। इस तरह से हमने लोगों के ऊपर जो है प्रयोग करके अश्वगंधा का प्रयोग किया इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इस तरह की चीज़ों का हम प्रयोग करके लोगों में जो उपचार किए और लाभ प्राप्त किए। जो लोग इस काढ़ों का प्रयोग करके अपने को ये किए, तो उनको जो है अगर कुछ आया भी तो स्वस्थ होने में बहुत कम समय लगा। और औषधियों का, अन्य पैथी के जो औषधियाँ होती थी तत्कालिक, उनका भी प्रयोग बहुत ही कम करना पड़ा। और चिकित्सक को चिकित्सा करने में, रोग स्वस्थ करने में बहुत ही आराम से जो है चिकित्सा का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये आयुर्वेद का महत्व हमने देखा है। और हम लोगों ने, बहुत से लोग जो है केवल काढ़ा के ऊपर जो है इस रोग से बच गए। सरकारी तौर पे इसका एक विमोचन होना चाहिए, व्याख्या होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी कार्य है जिसके द्वारा हम उसका एनालिसिस करके हम देख सकते हैं, विवेचना करके देख सकते हैं कि कैसे, किस तरह से जो है हमको कोविड काल में हमारा जो है अस्तित्व आयुर्वेद के माध्यम से बचा रहा है।
गंभीर और विकट रोग जो होते हैं जैसे कैंसर, टीबी, थायराइड, आपको क्या लगता है कि इन रोगों में ये किस तरीके से लाभदायक है, किस तरीके से इसका उपचार किया जाएगा? जितने भी असाध्य रोग आज माने जा रहे हैं, अब ये असाध्य रोग आए कैसे हमारे शरीर में? इन रोगों को हम कहीं से किसी दुकान से खरीद करके नहीं लाए, तो कुछ ऐसा विपरीत क्रिया हमारी हुई है शरीर के जिससे इसमें रोग आए हैं और वो जो है परमानेंट होकर के हमको असाध्यता के रूप में ले गए हैं। अब इसी के लिए जो है हमारे यहाँ जो रसों के द्वारा चिकित्सा होती है, हम क्या करते हैं, आहार और विहार करते हैं। तो आहार विहार में जो हम ग्रहण करते हैं उसमें जो है 6 तरह के रस अर्थात मतलब स्वाद जो टेस्ट है, 6 तरह के स्वाद का हम आहार जो है ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या है, 6 तरह के रस में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 तरह का ही टेस्ट जो है संसार में है और इन रसों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और इसी का प्रभाव के द्वारा हमारे शरीर में चिकित्सा भी होती है। तो मधुर, अम्ल, लवण अभी का जो आहार है मधुर, अम्ल, लवण के करीब जो है रह गया है और कटु, तिक्त, कषाय द्रव्यों को, आहार वाले द्रव्यों को हम लोगों ने आउट कर दिया है। तो हमारे शरीर में ये बैलेंस, शोधन की जो क्रिया, एक क्या है, पोषण करती है। मधुर, अम्ल और लवण हमारे शरीर को पोषण करती हैं और कटु, तिक्त, कषाय ये जो रस वाले प्रधान द्रव्य हैं हमारे शरीर का शोधन करते हैं। तो ये शोधन, सफाई, कमरे के बीच पहले झाड़ू लगाइए, फिर उसमें पोछा लगाइए तो एक अच्छा जो है परिवेश मिलता है। ठीक उसी तरह से जो है शोधन की क्रियाएं हमारे शरीर में आहार ग्रहण करने से क्या होता है, उससे अधिक जरूरी है कि हमें जो है उसका जो है पेट का सफाई हो, हमें जो शौचादि क्रिया, मलमूत्र त्याग की क्रिया अच्छे ढंग से हो, ये जरूरी है। तो हम जो आहार ग्रहण करते हैं उसमें हमारे शरीर को कितना लगता है, उसमें सब जो है जो हमको जो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स और पानी, यही 5 चीज़ों का हमें आवश्यकता है। अब इस आवश्यक द्रव्यों में हम कोई चीज़ जो है कमी या बेशी करते हैं तो हमारे अंदर शरीर में रोग वाले आते हैं और वह रोग असाध्यता की कब तरफ बढ़ते हैं, जब हम उसको जो है अपने परिवेश में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, हम उसी की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वह असाध्यता की तरफ बढ़ती है। अब असाध्य रोग जब हो गया है तो उसमें भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा, आज भी मैंने देखा है कि बहुत सी जगह, आपको बता दें आयुर्वेद एक ऐसा दरवाजा है जो सभी दरवाजे जहां बंद मिलते हैं चिकित्सा के, तो आयुर्वेद की तरफ आज भी जो है रोगी या चिकित्सक आशा की दृष्टि से देखते हैं। आज सारा विश्व को आयुर्वेद की तरफ जो है आशा लगी हुई है और वो इसमें लगे हुए हैं और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आयुर्वेद के लाइन को आयुर्वेद की तरफ जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक हल्दी का, ये देखिए नित्य हल्दी का जो हम सेवन करते हैं, हल्दी जो है एक स्टेरॉइड की तरह काम करती है। अब ये क्या है, स्टेरॉइड जो है लोग बोलते हैं नुकसान पहुंचाती, तो ये केमिकल वाली स्टेरॉइड जो है नुकसान पहुंचाती है और हमारा ये नेचुरल स्टेरॉइड है, जो ये नेचुरल स्टेरॉइड हमको शक्ति देता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और केमिकल वाली स्टेरॉइड जो है हमारी हड्डियों को गलाता है। कितना विपरीत परिवर्तन है, कितना विपरीत अंतर है। इस अंतर को समझ करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आयुर्वेद आज भी जो है हमारा भरपूर सेवा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आजकल के पीढ़ी में ये पाया जाता है कि हम सभी को मोटापा का सामना करना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि मोटापा का क्या कोई उपचार है? मोटापा में भी वही है, उपचार है। जो चीज हम सेवन कर रहे हैं उसका जो है विघटन होना चाहिए, उसको टूटना चाहिए, ब्रेकिंग होना चाहिए। वही क्रिया जो है मेटाबॉलिक एनाबॉलिक के रूप में जानी जाती है। तो अब ये क्रिया यदि जो है सही ढंग से उपचार से नहीं है तो वह जमेगा।
और ब्रेकिंग जब तक नहीं होगी तो हमें शरीर को ऊर्जा भी नहीं प्राप्त होगा। तो ये मोटापा के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि आपको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। अब ये ब्रेकिंग कैसे होगी? ब्रेकिंग जो है वृक्ष आहार से होगी। वृक्ष आहार जब तक हम नहीं लेंगे तब तक ब्रेकिंग होगा नहीं। स्निग्ध द्रव्यों का भी उपयोग है, ऐसा नहीं है कि शरीर के लिए वो अनुपयोगी हैं, लेकिन स्निग्ध द्रव्यों का सेवन जैसे घी, तेल वगैरह का सेवन आज जितना भी कह लीजिए, आज 40 वर्षों से हम देख रहे हैं कि रिफाइन ऑयल का प्रयोग हो रहा है। क्या ये जो है कोलेस्ट्रॉल मुक्त हो गया हमारा भारत? नहीं हुआ, ये और दिनों दिन बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो अब समझने का वक्त ये आ गया है कि कड़वी चीज, कड़वा तेल जमेगा या ये रिफाइन जो जिसमें मीठापा है, तो मीठापन है तो वह जमेगा, कौन जमेगा? ये आज विचार का प्रश्न है और अनुभव का भी प्रश्न है, दोनों बात है। अब खाने में लोग एक फल का 2 फल का ही खाते हैं, लेकिन उनका जो है वेट, ये फैटी बॉडी होने लगता है। तो क्यों हो रहा है? तो इसका शोधन कुछ होना चाहिए। इस शोधन के लिए वही चीज है कि जब तक आप ब्रेकिंग वृक्ष द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे तब तक उसका ये होगा। और इसमें तमाम समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार यदि हम चलेंगे तो एक से एक द्रव्य आते ही हैं जो हमारे बॉडी का शोधन करें। और जो धर्म की भी व्याख्या की गई है, मेरी समझ से धर्म को भी शरीर से इसीलिए जोड़ा गया है कि कभी पोषण हो, कभी उसका शरीर का शोधन हो। ये फास्टिंग, उपवास वगैरह हर धर्म में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो फास्टिंग, उपवास वगैरह है, ये किस लिए है? शरीर के शोधन के लिए है। हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक वर्ष में जो है 2 नवरात्रि मिलती है। एक नवरात्रि जो होती है ये चैत्र मास में, जो अभी अभी ये हुआ है, तो ये चैत्र मास वाली नवरात्रि क्या है? ये इस तरह का शोधन करती है कि जो हम लोग शीत ऋतु में, शरद ऋतु में, शिशिर ऋतु में हम लोग जो खान पान इस ऋतु के अनुसार किए हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ जमाव हुआ है। तो इस जमाव का लंघन करके, उपवास करके, फास्टिंग करके हम इसको इस लायक बनाते हैं कि अब ग्रीष्म ऋतु में जो है हल्के नवीन अन्न का प्रयोग करके हम शरीर को आगे ले चलें। अब ये दूसरी जो नवरात्रि पड़ेगी, उस समय आपको देखिए शरीर को अब ऐसा बनाया जाएगा कि वो शरीर में भूख लगे। अब हमारी जो है ग्रीष्म ऋतु जब आ रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर की अग्नि मंद हो जाती है। और इस अग्नि मंद में यदि हम अभी भी जो है ड्राई फ्रूट्स का सेवन करेंगे तो वह तो जमेगा ही जमेगा शरीर में, और वो फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब क्या है, सरस फलों का ये सीजन आ गया। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ऋतु के अनुसार आप चलिए, आप देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो फैट जमाव, फैटी बॉडी हुआ है, उसमें जरूर हल्कापन आएगा और आपका शरीर, हमारे देश का अन्न जो है जौ है। जिनकी बॉडी फैटी है या फैट हो गया है, चर्बी जम गया है, तो उसको ये करने के लिए, शोधन करने के लिए, लेखन करने के लिए ये जौ की फल का, जौ की रोटी अगर हम खाएं तो लेखन भी होगा और फैट का कटाव भी होगा, जिसके द्वारा हमारा शरीर हल्का बनेगा और शरीर में जो चर्बी जमी हुई है वो अभी जो है कम हो जाएगी। आप एक यहाँ पे किताब रखे हुए, वो आपकी लिखी हुई है, थोड़ा बताइए ना इस किताब के बारे में और दिखाइए भी हमें। इस पुस्तक की एक ऐसी कहानी है कि 2001 में मेरे मन में ये विचार आया था कि इसको जो है कुछ लिखें, और डायरी मैंने तैयार करनी शुरू की अपने अनुभव वाली चीज़ों का। धीरे धीरे जब इसको हमने 3-4 डायरियों में ये तब्दीली हो गई, तो यहाँ के एक दिन मौका मिला, यहाँ के माननीय गवर्नर आदरणीय केसरी नाथ जी त्रिपाठी के पास जाने का मौका मिला। फिर जब बातचीत चली तो उन्होंने कहा, भाई जी आपके पास तो अनुभव बहुत है, कुछ आपने लिखा उखा भी है,
तो हमने कहा कि समय समय पर कुछ नोट तो हुए हैं। तो बोले कि अपनी डायरी हमको एक दिन दिखाइए। हम डायरी ले गए। ये 2017 की बात है, जनवरी की नहीं, हाँ जनवरी स्टार्टिंग की बात है। तो मैं डायरी लेकर के गया उनके पास, तो देखे, बोले इतनी इसमें अच्छी चीज़ें हैं और आप इसको किताब का रूप दीजिए। तो इस बुक में आदरणीय केशव राय त्रिपाठी का बहुत बड़ी प्रेरणा है। और उसी दिन उन्होंने कहा कि अब आज ये डायरी आप आखिरी बार घर से बाहर निकाले हैं, इस डायरी को आप बाहर मत निकालिएगा, इस डायरी को आप घर में ही रखिएगा। तो मैंने उनकी बात को अक्षरशः पालन किया और इसको बुक का हमने रूप दिया। और ये ऐसा हुआ, इतना जल्दी हुआ, उनकी प्रेरणा से कैसे हो गया मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और उन्होंने ही जो है 17 मार्च 2017 को इस पुस्तक का विमोचन अपने हाथों से उन्होंने किया, बहुत ही विराट रूप में। और वहाँ पर जो गैदरिंग हुई थी, उनको देख करके खुद आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी जो है गैदरिंग आयुर्वेद के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कई जगह हम जाते हैं आयुर्वेद के इंस्टीट्यूशन में, जो है वहाँ पर 150 लोगों का भी आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई जी ये तो बहुत बड़ा सम्मान है आयुर्वेद के लिए और आपके लिए और हम लोगों के लिए। तो ये पुस्तक उस समय लिखी गई। इस पुस्तक को में जो है तत्कालीन बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद जी ने भी जो है इस पुस्तक के बारे में जो है कुछ लिखा, 2 शब्द। और इस पुस्तक का नामकरण में एक परम आदरणीय स्वामी श्री गिरीशानंद जी की मैंने 3 नाम जो है दिया था। और हमने गिरीशानंद जी को कहा कि आप इसका एक नाम निश्चित कर दें। तो उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांत एवं प्रयोग के ऊपर जो है अपना टिक लगाया और उन्होंने भी इस पुस्तक के बारे में 2 शब्द लिखे। अब इसमें जो है आपको बताएं कि जो हमने पुस्तक को लिखा, तो इस पुस्तक के 3 पार्ट समझ में आता है। एक तो प्रथम भाग जो है इसका ऐसा रहा कि जिसमें आयुर्वेद के मूल जो सिद्धांत रहे उसको हमने देने की प्रयास की। उसके बाद जो है कुछ अपने अनुभव और शास्त्रीय औषधियों का जो है वर्णन हमने दिया दूसरे भाग में। और तीसरे भाग में इसको समझ सकते हैं कि हमने जो अपने दैनिक जीवन में हम लोग जो है मसालों का प्रयोग करते हैं, तो लास्ट में हमने जो है 15 मसालों का जो है हमने इसमें वर्णन किया है। इस तरह से इस पुस्तक को हमने लोग को कोई समझ करके लिखने का प्रयास किया। इसमें हमने कोई ऐसी विद्वता नहीं दिखाई कि लोग कर न सकें। इसमें एक नुस्खे भी ऐसे दिए हैं जिसके 400 करोड़ के जो है बिजनेस हैं, व्यापार चल रहा है आज। और प्राचीनतम जो मुख्य रूप से इसको लोग बना सकते हैं, घरों में बना सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एक चीज हमने जो इसमें दी है कि एक नीम की गोली का हमने जो है वर्णन किया है। वो नीम की गोली इसे चैत्र मास में नवरात्रि के समय जो है 14 दिन में लेने को बोलता हूँ। इसके द्वारा बहुत बड़ी जो है शरीर के अंदर जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में व्याप्त हो जाती है। ये केवल 14 दिन का प्रयोग है और इससे शरीर को एक तरह से मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस है, साल भर का इंश्योरेंस है। ये 14 दिन कर लेने से कई लोग मैंने देखा है, अनुभव की बात मैं बतला रहा हूँ कि हमने देखा है कि इसके द्वारा जो लोग लिए हैं, तो जो बार बार जो है मौसम के बदलते ही जो है सर्दी बुखार खांसी वगैरह से जकड़ जाया करते थे तुरंत, उनको बहुत बड़ी राहत मिली। और कुछ हुआ भी तो थोड़े बहुत औषधियों का प्रयोग करके वो लोग लाभ प्राप्त कर लिए और स्वस्थ हो गए। इस तरह से ये इन औषधियों को इस प्रयोग को, इस गोली का प्रयोग जो है लोग जो 2-3 साल से करते रहे,
उनका हमने देखा कि कोविड काल में उनके ऊपर इसका जो है असर नहीं हुआ, और जिनको कुछ हुआ भी तो तुरंत कुछ ही दिनों में एकदम आराम से ठीक हो गए, और वो काढ़ा वगैरह का प्रयोग करके वो लोग ठीक हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी इस गोली का ये है। तो इस पुस्तक की जो है वह सबसे बड़ी हमारी भेंट है, मैं बराबर बोलता हूँ। और ये पुस्तक आपके प्रयोग के लिए है, इसका महत्व ही है। जो लोग जो है लिए हैं, ये पुस्तक 50 वर्ष मेरे बाद उनके घरों में रहेगी और उनको लाभ पहुंचाएगी, मेरा ये विश्वास। वैद जी, आप हमारे आज के युवा पीढ़ी को युवा शक्ति के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा यही है कि आयुर्वेद आज हमारी जरूरत है। इस जरूरत के लिए हमें कुछ चीजों से आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उससे जोड़ने की जरूरत है, और ऋतुओं का जो महत्व है उसको समझने की जरूरत है। ऋतुओं के अनुसार हमारा खान पान होना चाहिए, आहार विहार हमारा ऋतुओं के अनुसार होना चाहिए। प्रकृति की जो है सबसे बड़ी जो ऋतु है, ऋतु हमारी सबसे बड़ी चिकित्सक है, हमसे बढ़कर के वो चिकित्सा प्रदान करते हैं। आप ऋतु को माने या न माने, इसमें जो है वायु पित्त कफ का जो है हमने वर्णन दिया है। आपको मिलेगा कि 2 महीने ऋतु में वायु का संचय हो रहा है। अब संचय के बाद कहीं पर भी जो है किसी नाली में, अब इसी रूप में समझिए, कहीं किसी नाली में कोई टुकड़ा जो है इकट्ठा हो गया, वहाँ धीरे धीरे जमाव होगा और वहाँ पर जो है एक संचय होगा। तो वही संचय जो शरीर में हमारे होता है। तो वायु का संचय 2 महीना हुआ, या कफ का संचय 2 महीना हुआ है, या पित्त का संचय 2 महीना हुआ, ये संचय काल हुआ वायु पित्त कफ का, जो हमारी मूल लॉजी है, सिद्धांत है आयुर्वेद का। तो 2-2 महीने जो है ऋतुओं के अनुसार संचय हुआ। अब संचय के बाद उसका प्रकोप शुरू होता है। अब यह प्रकोप 2 महीने तक चलेगा, शरीर में जो है 2 महीने तक चलेगा। तो अब उस समय जो रोग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, और 2 महीने के बाद फिर पुनः ऋतु आएगी, नई ऋतु आएगी। तो उसमें जो है उसका अपने आप जो है समन करेगा। तो ये ऋतु चिकित्सा करती है। ऋतु एक अलग चिकित्सक है। क्षय प्रकोप प्रसव, ये ऋतु के अनुसार होता ही होता है। जो कोई माने ऋतु को तो नहीं माने तो। अब वनस्पतियों का देख लीजिए, हमारे ऊपर ठीक छोड़ दीजिए, लेकिन आप वनस्पतियों का देखिए, एक ऋतु में उसका जो पतझड़ होता है, पत्तियां गिरती हैं, झड़ती हैं, फिर नवीन कोपलें आती हैं, फिर उसके बाद जो है नवीन कोपलों के पश्चात जो है उसमें फूल फल वगैरह लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी जो है इसका ये क्रियाएं चलती हैं ऋतु के अनुसार, और उसमें जो है शोधन भी होता है और नवीनता भी आती है। अब ये नीम की गोली का जो हमने बताया, इसको लेने में क्या दिक्कत है? 14 दिन का प्रयोग है, और इसके पहले तो हमारे पूर्वजों ने जो है आपको ये बताया, जो दातून 12 अंगुल की जो है लंबी दातून लोग करते थे, 2 मिनट तक उसकी ब्रश बनाते थे, और ब्रश बनाते उसके बाद जो उससे धावन करते थे, दांतों की सफाई करते थे, फिर उसी को जो है चीर करके उसी से जिब्भी करते थे, सफाई करते थे। तो कितनी बड़ी जो है उसके द्वारा जो है जो आज की जो कुछ व्याधियां हो रही हैं उसका निर्मूलन हो जाएगा। यदि हम उससे जुड़ जाते हैं तो उसका निर्मूलन हो जाएगा, और हमारी चिकित्सा की क्रिया में बहुत ही सुविधा मिल जाएगी, चिकित्सक को भी मिल जाएगी। अब क्या ये जो कटु तिक्त द्रव्यों का सेवन है, अब ये हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन यदि करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी रोग व्याधि लेकर के हम जाते हैं, ब्लड का जो है ये टेस्टिंग कराते हैं। अब उस टेस्टिंग में कुछ दोष नहीं मिलेगा तब तो चिकित्सा कितनी आसान हो जाएगी। तो यही चीज जो है आयुर्वेद हमको सिखला रहा है, बतला रहा है। आयुर्वेद से जोड़ने का ये बहुत बड़ा जो है मौका है और वक्त है, और ये आज हमारी जरूरत है। इसके द्वारा हम अपने अनुभव के बता रहे हैं कि इस अनुभव में जो हमने पाया है कि बहुत सी सरलता हमको मिलती है,
चिकित्सा में भी मिलती है और रोग मुक्ति में भी मिलती है, आराम से जो है। और जो कोई असाध्य रोगी, अब कैंसर का ही देख लीजिए, जो हमने देखा कि आयुर्वेद के द्वारा जिनकी जो है चिकित्सा की गई है, कुछ काढ़े वगैरह का प्रयोग या कुछ औषधियों का प्रयोग देकर के चिकित्सा की जाती है, तो हमको एक चीज तो इतना आज हमको जरूर मिल रहा है कि उनको जिस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, वो परेशानियों में बहुत सुविधा आराम मिलती है। हमने देखा है, ये अनुभव की बात है। और आयुर्वेद में हमने ये भी देखा है कि जिनको कह दिया गया है कि 6 महीना ही चलेंगे, 3 महीना ही चलेंगे, आयुर्वेद का 10 साल 15 साल तक, यहाँ तक कि 26 साल तक जो है वो लोग जो है अपना जीवन यापन किए हैं। तो है इससे जो है जुड़ना चाहिए और जरूरी है आज के बच्चों को जो है। धन्यवाद वैद्य जी। आप लोग वैद्य जी के द्वारा हम लोग ये जाने कि किस तरीके से आयुर्वेद हमारे लिए लाभदायक है। हम लोग अभी देख रहे थे युवा शक्ति, हर खबर पहली नजर। खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।